युद्ध के मैदान में सिकंदर खड़ा है। सामने है एक रथ, उस पर पड़ी है एक लाश। उस राजा की जो धरती पर कभी सबसे बड़े साम्राज्य का अधिनायक था। सिकंदर के मौत से दुखी था, जिसे वो जिंदा पकड़ना चाहता था। निराशा से भरा सिकंदर मृत राजा के शव के पास जाता है। उसकी अंगुली में एक अंगूठी थी। सिकंदर उस अंगूठी को उतार कर खुद पहन लेता है। इसी के साथ मैसिडोनिया का सिकंदर बन जाता है, पर्सिया का सुल्तान। सिकंदर ने जब पर्सिया पर आक्रमण किया था, तब वहां के राजा का नाम था डेरियस थर्ड। डेरियस को हराने के बाद सिकंदर हिंदुस्तान आया। सिकंदर से पहले डेरियस भी हिंदुस्तान आया था। इसी डेरियस के काल में भारत को हिंदुस्तान नाम मिला। हिंदुस्तान और फारस का रिश्ता 2500 साल पुराना है। पारसी लोगों का भारत आना, महमूद गजनीब का आक्रमण, नादिर शाह का हमला, तैमूर लंग के इतिहास, भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण चैप्टर का पर्शिया यानी आज का ईरान महत्वपूर्ण हिस्सा है। समझते हैं ईरान के इतिहास के बारे में। ईरान के इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं, 630 ईस्वी से पहले और 630 ईस्वी के बाद और 1800 के बाद। पर्शिया का उदय ईसा से 2000 वर्ष पहले हुआ। ईरान को पहले पर्शिया या फारस भी कहा जाता था। तो एशिया 2000 साल पहले यूरोप और एशिया के बड़े बड़े मैदानों में रहने वाले कबीलियाई लोग इस इलाके में आया जाया करते थे, जो आज के ज़माने में ईरान कहा जाता है। ईरान पर सबसे पहले जो लोग रहते थे उन्हें डेलेमाइट कहते थे। धीरे धीरे राजशाही की शुरुआत हुई, जिस साम्राज्य को एशियन साम्राज्य या पर्शियन साम्राज्य कहा जाता था। उस समय बड़े राजा का नाम था साइरस द ग्रेट, जिसने मेडियन साम्राज्य को हराकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की थी। साइरस एक उदारवादी राजा थे। साइरस जब बेबीलोन को आज़ाद करवाया और गुलाम यहूदियों को आज़ाद करवाया था, जिन्हें जेरूसलम जाने की इजाज़त दी, इसी कारण साइरस का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता था। इस घटना के बाद यहूदी वापस यरूशलेम चले गए, वहाँ अपना मंदिर बनवाया। साइरस के बाद डेरियस जर्सियस के नाम से राजा हुए करते थे, जिसके समय में फारस का साम्राज्य और बड़ा और फला फूला। उनके समय में साम्राज्य की सीमा इतनी फैल गई थी कि दुनिया के 44% हिस्से पर फारस का अधिकार था। अब बताते हैं सिकंदर और आगे क्या हुआ था। फारस में 321 ईस्वी तक एक ही साम्राज्य का ही राज हुआ करता था। उस दौरान इनके राजाओं से कुछ गलतियां भी हुई। पहली गलती ग्रीस और मैसिडोनिया पर आक्रमण। इसका बदला लेने के लिए मैसिडोनिया का राजा सिकंदर ने फारस पर आक्रमण किया और सैन्य बल से कम होने के बावजूद भी सिकंदर ने फारस के राजा डेरियस को हरा दिया। डेरियस ने सिकंदर से संधि के लिए कई खत लिखे, मगर सिकंदर ने जवाब दिए, आगे से जब भी खत लिखोगे मुझे अपने बराबर संबोधित नहीं करोगे। तुम्हारे लिए मैं किंग ऑफ एशिया हूं। फारस के कब्जे के बाद सिकंदर भारत आया, लेकिन विश्व विजय का दूसरा सपना उसका अधूरा रह गया। सिकंदर असमय मृत्यु के बाद फारस पर सेल्यूकेश वंश का शासन हुआ। इसके बाद पार्थियन वंश का शासन आया और 200 साल तक फारस सामंतों के कब्जों में रहा। फिर एक और ताकतवर साम्राज्य का उदय हुआ, सासानियन साम्राज्य। उस साम्राज्य के जनक का नाम था अर्धशील और इसके राजा बने शाहपुर। शाहपुर के ईरान में शहंशाह के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में अनोखा रिकॉर्ड है। शाहपुर वो पहले राजा थे जिन्होंने महान रोमन साम्राज्य के राजा वेलेडियन को युद्ध बंदी बना लिया था। रोम में तब ईसाई धर्म का प्रभाव था। ईसाई परंपरा के अनुसार शाहपुर ने वेलेडियन की बेइज्जती की। उन्होंने वेलेडियन को झुकाने का आदेश दिया और उसके पीठ पर पांव रखकर घोड़े पे चढ़ गए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शाहपुर ने वेलेडियन के साथ अच्छा व्यवहार किया।
सासानियन साम्राज्य ने 7वीं शताब्दी तक फारस पर शासन किया। फिर इस्लामिक धर्म का उदय हुआ। उनके काल में फारस के इतिहास भारत से जुड़ता है। फारस का अधिकारी धर्म था जोरास्ट्रियन धर्म। उस धर्म को अनुसरण करने वाले लोगों को भारत में पारसी कहा जाता है। 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ। उस साम्राज्य के दूसरे खलीफा उमर ने फारस पर आक्रमण किया और फारस पर अरबों का कब्जा हो गया। उत्पीड़न से बचने के लिए फारस के लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। ये पलायन कई सदियों तक चला। इस दौरान 18,000 शरणार्थी का जत्था भारत भी पहुंचा। किस्सा ए संजान कविता के अनुसार पर्शिया से भागकर पारसी लोग होरमुज चले गए, जहां 30 साल तक उन्होंने ठिकाना बनाने के बाद उन्हें वहां से भी भगाया जाता है। यहां से लोग भारत की ओर यात्रा शुरू करते हैं। शरणार्थियों का पहला बेड़ा 8वीं शताब्दी में भारत की पश्चिमी तट पर पहुंचता है, जहां से लोग शुरुआती 19 सालों तक दीव को अपना घर बनाते हैं। उसके बाद ये पहुंचते हैं गुजरात। किस्सा ए सजनान के अनुसार दीव से गुजरात की यात्रा में लोगों को भयंकर तूफान का सामना करना पड़ता है। तूफान से बचने के लिए कई लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और वादा करते हैं अगर ईश्वर ने उन्हें बचा लिया तो वे ईश्वर का मंदिर अवश्य बनाएंगे, जो जोरास्ट्रियन धर्म का आद्रज मेहरम मंदिर। ये लोग गुजरात के वलसाड पहुंचते हैं, जहां पर इन लोगों को पारसी कहा जाता है। वहां के राजा थे जदी राणा थे। वे इन लोगों को अपने राज्य में शरण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन 4 शर्त रखते। पहली शर्त ये कि वे स्थानीय रीति रिवाज अपनाएंगे। दूसरी शर्त थी स्थानीय भाषा बोलेंगे। तीसरी थी स्थानीय लोगों जैसे कपड़े पहनेंगे। और चौथी थी कि पारसी कभी हथियार इकट्ठा नहीं करेंगे। इन सभी शर्तों को मानकर पारसियों ने अपना एक शहर बनाया। शहर का नाम था सजनान। उन्होंने यहाँ पवित्र आग का मंदिर भी बनाया। 12वीं सदी के अंत में जनरल अल्फ खान के सेनापति ने सजनान पर हमला किया और किस्सा सन्ना के अनुसार ये हमला सुल्तान महमूद ने किया। ये संभवतः महमूद खिलजी हो सकता। अल्फ खान के खिलाफ पारसियों ने पहली बार हथियार उठाया, लेकिन युद्ध के दूसरे ही दिन उन्होंने हार का मुंह देखना पड़ा। नतीजन संजान पर अल्फ खान का कब्जा हो गया और पारसियों को एक बार फिर अपना कब्जा छोड़कर वहां से बेदखल होना पड़ा। उन्होंने अपने पवित्र आग के साथ लिया और बच्चों और औरतों को लेकर बहरोट के पहाड़ों पर चले गए। वो 12 साल तक छुपकर रहने के बाद उन्होंने वनसल्ला का अपना ठिकाना बनाया। किस्से सजनान के आखिरी चैप्टर पर लिखा जाता है कि पवित्र आग को लेकर पारसी नवसारी चले गए। फिर भी एक धड़ा फिर से संजान पहुंचा और फिर से वहां बसा। पर्शिया और मंगोलों के बीच में क्या चलता है? पर्शिया के आगमन के बाद 2 सदी तक फारस पर इस्लाम का कब्जा रहा और कुछ तुर्क कबीलों का आना भी लगा रहता था। तुर्क लड़ाकों को गुलामों की तरह फौज में भर्ती करवाया जाता था। उन्हें मामलुक कहा जाता था, जो बाद में ताकतवर हुए और गुलाम वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश के ही शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन किया। उन्होंने गजनबी वंश के शासक महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया। उस वंश ने भी कुछ समय तक ईरान पर शासन किया। तुर्कों के ताकतवर होने पर फारस पर अरबों का कंट्रोल खत्म हो गया। 11वीं सदी तक फारस पर सिलजुक नाम का वंश अधिकार करता था। इस युग को इस्लाम का गोल्डन समय के बारे में जाना जाता है। पर्शिया में एक बार फिर से पारसी भाषा का उदय हुआ। फिरदौसी जैसे लेखकों ने पर्शिया का सैनामा लिखा। उन्होंने पर्शिया में कई कथाओं का नाम से